हेलो दोस्तों। तो आज प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर में हम आगे का पोर्शन देखेंगे और आज इसमें ये देखेंगे कि अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है गोलीय दर्पण के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे अगर उनको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसका यूज़ करते हुए हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे यानी कि साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। इसमें देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर कोई भी डिस्टेंस की बात करते हैं या इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो इस फॉर्मूले में हमें साइन का बेहद ध्यान रखना होता है। साइन का मतलब चिन्ह का, प्लस माइनस का बेहद ध्यान रखते हुए हमें कॉन्सेप्ट को सीखना और न्यूमेरिकल को करना होता है। तो हम उसी चीज़ को समझेंगे। तो देखिए हम बात करने वाले हैं इसमें चिन्ह परिपाटी की। चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी इसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा इस चीज़ को समझिएगा। देखिए नॉर्मली इसमें हमें क्या क्या यूज़ करना है उस चीज़ को लिख लेते हैं। एक हमें टर्म यूज़ करना पड़ेगा यू को हम कहते हैं वस्तु की दूरी। अच्छा, जो भी दूरी हमें मापनी होती है हम हमेशा ध्रुव से नापते हैं, ध्रुव से दूरी मापते हैं किसी वस्तु या प्रतिबिंब का। तो हम कहते हैं कि यू क्या है, वस्तु की दूरी है। कहाँ से तो हम कहेंगे ध्रुव से। तो वस्तु की दूरी इसको अपन बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये यहाँ पर हमें एक टर्म और यूज करना पड़ता है v, जिसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे देखना होता है प्रतिबिंब की दूरी का मतलब इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस ये। इसके बाद यूज करते हैं f, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी इसे बोला जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। यहाँ पे देखिए हमें इन तीनों को ध्यान रखना होता है और इसमें आता है जैसे हम HI देखेंगे। HI होता है प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बोल सकते हैं या आप लंबाई बोल सकते हैं, ठीक है। HO ये होता है वस्तु की लंबाई। HO ये प्रदर्शित किया जाएगा। तो HO से वस्तु की लंबाई या ऊंचाई की बात करेंगे। वस्तु की लंबाई या ऊंचाई इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब ना कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है, अब ज़रा उस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे कुछ भी बना लें, जैसे कि अवतल दर्पण ले लें या उत्तल दर्पण ले लें। हम एक नॉर्मली दर्पण हम दोनों को बना लेते हैं और उसमें जो बात ध्यान रखनी है उसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक हम बना लेते हैं अवतल दर्पण और एक बना लेते हैं उत्तल दर्पण। दोनों में हमें कॉमन बातें देखने को मिलेंगी। ये आपको पता है कि ये अवतल दर्पण है और ये होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। ये होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये होता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये होता है, एक मिनट, हाँ जी चलिए देखिए। अब हम अगर इसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बात करें तो कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी होंगी। जैसे देखिए अगर इसकी बात करें तो इसका फोकस ये होता है और इसका कर्वेचर ये होता है वक्रता केंद्र। अगर इसमें देखा जाए तो फोकस ये होता है, वक्रता केंद्र आपका ये होता है, ठीक है। ये होता है। अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं इसमें आप चाहे अवतल दर्पण की बात करें या उत्तल दर्पण की बात करें, इसमें हम बोलते हैं ये कि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है।
तो पहली पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि वस्तु हमेशा किधर रखेंगे, बाईं तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि वस्तु दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, या जो प्रकाश की किरण इस दर्पण के ऊपर पड़ती है वो बाईं तरफ से आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरे पॉइंट की बात करें तो हम ये कहते हैं इसमें कि वस्तु की दूरियां या चाहे प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो हम बात करेंगे दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाएंगी। ये क्या है, ध्रुव है। पोल, पोल को क्या बोलते हैं अपन, ध्रुव बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाएंगी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब जरा थर्ड पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिए। देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर वस्तु या प्रतिबिंब यानी कि दूरी की बात करते हैं, हम यहाँ पर दूरी की बात कर रहे हैं, अगर ये दूरी ध्रुव से बाईं तरफ है तो निगेटिव होगी और दाईं तरफ है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो अगर दूरी बाईं तरफ है तो हम कहेंगे कि ये हम निगेटिव लेंगे। दूरी कैसी होगी, निगेटिव, यानी इसको बोला जाएगा ऋणात्मक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। ठीक है। यहीं पे अगर ये दाईं तरफ है, अगर ये दाईं तरफ है, दूरी की बात कर रहे हैं, तो इसे हम लेते हैं पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। तो अगर वस्तु या प्रतिबिंब कोई भी दूरी अगर ध्रुव से बाईं तरफ है तो ऋणात्मक यानी निगेटिव, और दाईं तरफ है तो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके अब हम ऊपर और नीचे की बात करेंगे। ठीक है। मतलब ये मुख्य अक्ष से ऊपर और नीचे की बात करेंगे, यानी कि लंबवत ऊंचाई की बात करेंगे। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ज़रा देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लंबवत ऊंचाई की। लंबवत ऊंचाई की, इस जो ये आपको मुख्य अक्ष दिख रहा है ना, इसके ऊपर और नीचे की बात कर रहे हैं। तो अगर वस्तु, यानी कि हम देखिए लंबाई की बात कर रहे हैं कि वस्तु की जो ऊंचाई है ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। आप यहाँ की भी बात कर सकते हैं, ऊपर है कि नीचे है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ हुआ, ऊपर हुआ, तो हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि धनात्मक। ठीक है। मतलब हम ये कहेंगे कि जैसे कोई 5 मीटर का है, कोई 5 फीट का है, कोई 5 सेंटीमीटर का है, तो अगर ऊपर हुआ तो हम +5 लिखेंगे, नीचे हुआ तो -5 लिखेंगे। और अगर हम नीचे की बात करें, ऊपर तो धनात्मक लेंगे लेकिन नीचे कैसा लेंगे, ऋणात्मक, यानी निगेटिव, ऋणात्मक। नीचे कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई की बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इमेज यानी प्रतिबिंब ऊपर की तरफ है तो प्लस रहेगा, नीचे की तरफ है तो माइनस रहेगा। अगर वस्तु की बात करें, ऊपर है तो प्लस रहेगा, नीचे है तो माइनस रहेगा। हम दरअसल इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब देखिए, इसके बाद आपको कुछ बातें इसमें और ध्यान रखना है, ये तो आप ध्यान रखिए। इसके अलावा भी कुछ बातें अपन करते हैं, ज़रा उसको देखिए। देखिए, मे बी ये आपका 5th पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, हम अगर वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु हमेशा हम ध्रुव के बाईं तरफ रखते हैं। वस्तु हमेशा ध्रुव के बाईं तरफ रखेंगे। जब बाईं तरफ रखेंगे तो हम वस्तु की दूरी, मतलब हमें वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव यानी ऋणात्मक मिलेगी। ठीक है। तो अच्छा, इसको ना देखिए, वस्तु को हम बिंब भी बोलते हैं। अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज की बात करें तो वस्तु को ही अपन बिंब बोलते हैं। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि बिंब यानी कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा इसके बाईं तरफ होगा, इसके बाईं तरफ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, हम कहेंगे कि वस्तु यानी कि हम बात कर रहे हैं बिंब की, वस्तु यानी बिंब की दूरी हमेशा
ऋणात्मक होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक है, मतलब हमेशा ऋणात्मक होगी, कहने का मतलब हम u की बात कर रहे हैं। u हमेशा हमें कैसा मिलेगा? ऋणात्मक यानी कि निगेटिव मिलेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जरा इससे भी आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अगर हम इसके फोकस दूरी की बात करें तो देखिए फोकस दूरी क्या होता है? ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसे ही बोलते हैं फोकस दूरी। इसे ही क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अब हम इस फोकस दूरी की बात कर रहे हैं तो आप देखिए, हम अगर अवतल दर्पण की बात करें, कॉन्केव मिरर की बात करें, तो ध्रुव से ये बाईं तरफ है, तो फोकस कैसा होगा? ऋणात्मक। उत्तल में ये दाईं तरफ होगा, तो फोकस दूरी कैसा होगा? धनात्मक। ठीक है, तो हम हमेशा ये बोलेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक है, फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में ये फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, तो 7 पॉइंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान हो गई कि अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। कहानी समझ में आ गई? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये सारी बातें आपको ध्यान है तो आप ये समझिए कि न्यूमेरिकल आप बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। तो खैर इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप पॉजिटिव निगेटिव अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आपसे न्यूमेरिकल फंसेगा नहीं। आप हमेशा न्यूमेरिकल कर लेंगे और अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। चलिए अब ना इसके आगे की कहानी समझते हैं। देखिए हम आपको ना इसको शॉर्ट में समझा देते हैं, एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं। जैसे देखिए हम इसकी बात कर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव से अगर बाएं तरफ की बात करें, बाएं तरफ की बात करें तो हम बात कर रहे हैं दूरी की, हम दूरी की बात कर रहे हैं। दूरी कैसी होगी? निगेटिव यानी ऋणात्मक। अगर हम ध्रुव से दाएं तरफ के दूरी की बात करें, ऊपर या नीचे कहीं पे भी, तो दूरी कैसी होगी? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, अब यहीं पे ये मुख्य अक्ष जो है, प्रिंसिपल एक्सिस, हम इसके ऊपर की बात करते हैं। तो ऊपर के लंबाई की बात करें या ऊंचाई की बात करें, हमेशा ये पॉजिटिव यानी धनात्मक होगी। आप दोनों तरफ ले सकते हैं, आप इधर की भी बात करिए, इधर की बात करिए, लेकिन ये मुख्य अक्ष से ऊपर हो तो ये ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे ये ऊंचाई ऋणात्मक होगी, नीचे ये ऊंचाई कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये आप इसे शॉर्ट में समझ सकते हैं। अब चलिए हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि जो इसमें गोलीय दर्पण यानी कि आप स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उस फॉर्मूले की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको हम इन्हीं की हेल्प से वो फॉर्मूला निकालेंगे। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। यही हमारा फॉर्मूला होता है गोलीय दर्पण में, जिसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ज़रा यहाँ से अब आगे देखिए, जैसे हम बात करें अगर आपको इसमें, तो
देखिए अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मतलब आपको लिखना है, तो उस टाइम अगर एग्ज़ाम में लिखना है तो उस टाइम हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देने पड़ गए, मतलब आपने पेपर दिया, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चन को कैसे तुरंत सॉल्व करेंगे ज़रा लगे हाथ वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए इस फॉर्मूले को नहीं, हम क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम मान लेते हैं ये कि अपने को u और v दे रखा है, ये दोनों चीज़ दे रखा है और f पूछ रहा है और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो डायरेक्टली f कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसकी हेल्प से अगर वो फॉर्मूला हमें याद है तो जो क्वेश्चन 1 मिनट में होना था वो 10 सेकेंड 20 सेकेंड में ही हो सकता है, मतलब आधा टाइम आपका बच सकता है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो ज़रा इसी फॉर्मूले को कॉपी करें, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f ये होता है। यहाँ पे ज़रा u और v और u का एलसीएम लेंगे तो u v आएगा, v से इसे डिवाइड करेंगे, v कटेगा, u बचेगा, तो u का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस u से कट करेंगे तो u कटेगा, v बचेगा, तो v का 1 में करेंगे तो v इज इक्वल्स टू 1/f आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे पलट देते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, इसको पलट देते हैं। जब इसको पलटेंगे तो u v/u + v आ जाएगा और ये आ जाएगा f, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करें, अगर u और v दिया हो तो हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं, f इज इक्वल्स टू u v/u + v। ये फॉर्मूला लगाइए और डायरेक्ट आंसर पाइए, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कुछ u और f दे रखा है और हमसे v पूछ रहा है, u और f दे रखा है और हमसे v पूछ रहा है, उस टाइम हम क्या करेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन में u और f दे रखा है, हमसे v पूछ रहा है, आप क्या करिए, u को इधर लेके आइए, तो 1/v बराबर 1/f - 1/u ये बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों का आप मतलब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, uf एलसीएम आएगा, f से काटेंगे तो f कैंसिल होगा, u से मल्टीप्लाई करिए u में तो u माइनस, u से काटेंगे तो u कटेगा और f बचेगा, तो f का 1 में करेंगे तो f आ जाएगा, ये 1/v आ गया। ज़रा इनको पलटिए, जब पलटेंगे तो v बराबर आ जाएगा, ये ऐसे, इसको भी पलटिए, uf/u - f। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। अगर u और f दे रखा हो और v पूछता है तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के, और ये लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि v बराबर uf/u - f, ये लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में आपको ये b था हमारा, अब हम c देखेंगे। मान लीजिए अब अपने को v और f दे रखा है, सॉरी v और f दे रखा है और हमसे पूछ रहा है u कि u की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको v और f, तो इसको इस बार लेके जाइए, ये हमसे पूछ रहा है, तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/f - 1/v ये बनेगा। ज़रा एलसीएम लीजिए, एफ वी इनका एलसीएम आएगा, या इसको वी एफ वी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी एफ लिख दीजिए। एफ से काटेंगे, एफ कैंसिल होगा, वी बचेगा, तो वी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी माइनस वी का काटेंगे तो वी कटेगा, एफ बचेगा, एफ का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ, और ये आ गया 1/u। अब इसे ज़रा पलटिए, तो u बराबर आएगा vf/v - f, ठीक है, ये आ जाएगा u की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से हम जब u निकालेंगे तो vf/v - f ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और आराम से u की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी आप
आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या आप अगर क्लास के अंदर थोड़ा स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे करना होगा। मान लीजिए कि सर ने आपको क्वेश्चन लिखा बोर्ड के ऊपर और आपने देखते देखते ही आंसर बता दिया, तो ये तभी पॉसिबल है जब डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको याद हो। मान लीजिए कि u और v उन्होंने दे दिया और डायरेक्टली पूछा f की वैल्यू क्या होगी, जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ। और अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो गारंटी है कि सबसे पहला आंसर आप ही का होगा, लेकिन अगर याद है तो ठीक है। और तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, यानी आवर्धन की। हम ये अब समझेंगे कि आवर्धन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता क्या है। चलिए देखते हैं। मैग्निफिकेशन, इसको हम बोलते हैं आवर्धन। इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्धन। अब जरा इस चीज को समझिएगा कि मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन होता क्या है। देखिए, आवर्धन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है और उसका कुछ आप प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर वो प्रतिबिंब वस्तु की साइज से, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से अगर बड़ा आ जाता है तो आप कहेंगे कि ये आवर्धित है। जो भी आपकी इमेज मिली है वो आवर्धित है। लेकिन अगर वही छोटी होती है तो आप आवर्धित नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। इसको निकाला कैसे जाता है, हम कहते हैं इसमें कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो होता है वही आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं। हम कहते हैं इसमें कि प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, अपॉन वस्तु की ऊंचाई। ये आपका होता है HI अपॉन HO। यहाँ से देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI से और वस्तु की ऊंचाई को HO से प्रदर्शित करते हैं, तो ये होता है। एक और चीज़ होता है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का फॉर्मूला एक और होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी, अपॉन वस्तु की दूरी। अगर यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी देखें तो v से प्रदर्शित किया गया है और वस्तु की दूरी को u से। ठीक है, इस तरीके से आप मैग्निफिकेशन दोनों को मिला के लिख सकते हैं, HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। ठीक है जी, तो ये आपका होता है। तो देखिए, इन बातों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। कुछ चीज़ें इसमें हैं, हम आपको वो भी चीज़ें सिखा दे रहे हैं जिससे कि ये आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए हम यहीं पे चर्चा करेंगे, इसी के बेस पे सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ ज़रा देखिए, इधर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे आप ना यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, मान लीजिए ऐसा। अब देखिए एक और बना देते हैं, ये भी वस्तु है, तो ये A है, ये B है, ये प्रतिबिंब है A और ये प्रतिबिंब B है। अलग अलग है, एक ही नहीं, अलग अलग है।
तो हम कहते हैं यहाँ पे कि m की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती है, अगर m की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बना है ना, जो प्रतिबिंब बना है यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। तो हम कहेंगे ये कि अगर m यानी कि आवर्धन निगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। अगर यहीं पे m की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब आपका आभासी होगा। अब ना ये आभासी है, ये वास्तविक है, ज़रा इस चीज़ को अब समझ लेते हैं अपन, ठीक है? अब आसानी से समझ सकते हैं, ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे ऊंचाई की बात की है कि अगर वो मुख्य अक्ष के ऊपर होता है तो ऊंचाई पॉजिटिव और नीचे होता है तो ऊंचाई निगेटिव। ज़रा इस चीज़ को आप समझिए, m की वैल्यू निगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि HI/HO। अब यहाँ पे समझिए, हम करें कि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। निगेटिव कब आएगा? ये प्रतिबिंब किधर है? नीचे। प्रतिबिंब किधर है? नीचे। अगर नीचे है तभी ये निगेटिव होगा, और वस्तु कैसी है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये पॉजिटिव। ये कभी निगेटिव, आप समझिए कि ये नॉर्मली कभी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यही निगेटिव पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वस्तु मान लीजिए ये है और इसका प्रतिबिंब ये है, तो ऊंचाई किधर है? नीचे की तरफ, तो ये निगेटिव होगा। और अगर ये निगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? निगेटिव होता है। तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर m की वैल्यू निगेटिव आ गई है तो प्रतिबिंब, इसका मतलब यही है। और आपको पता है कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है अगर वो वास्तविक होता है तो वो दर्पण के सामने होता है, यानी कि बाईं तरफ होता है, ठीक है? आप समझ गए ना? और बाईं तरफ होता है इसका मतलब ये वास्तविक होता है। तो ये वास्तविक, ये हो गया। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर m की वैल्यू निगेटिव होगी मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, ठीक है? अगर m की वैल्यू हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो HI/HO यहीं की बात करें, HO तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं m पॉजिटिव की तो m अगर इसकी गर्दन ऊपर होगी तभी तो पॉजिटिव होगा ना, इस मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तभी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब प्रतिबिंब ये है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और आपको पता है कि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक। तो हम ये बोल रहे हैं कि अच्छा धनात्मक आ गया है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब यही वाला है। और ये वाला प्रतिबिंब कब बनता है? जब ये आभासी हो, जब ये आभासी हो। इसका मतलब कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है मतलब प्रतिबिंब आभासी होगा, अगर m की वैल्यू निगेटिव आ गई है मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्लियर है? चलिए, इसमें कुछ बातें और हैं, उसे भी आप ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि मतलब हम समझते हैं यहाँ पे कि, चलिए देखिए समझ लीजिए, यहीं से हम करें कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसका क्या मतलब है? m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब है? m का मतलब क्या होता है? HI/HO। अब ये ग्रेटर देन 1 है, इसको यहाँ भेजिए। HI ग्रेटर देन HO होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है यानी कि लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से बड़ी है। तो अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बना हुआ प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई या उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई या ऊंचाई से ज़्यादा होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात यहाँ पे करते हैं। अगर m की वैल्यू निगेटिव है, इसका क्या मतलब है? m की वैल्यू निगेटिव यानी कि HI/HO की वैल्यू कैसी है? निगेटिव। इसका क्या मतलब है कि HI लेस देन HO।
अब इसको यहाँ भेजे ना तभी ये बना है। और इसका क्या मतलब है कि जो वस्तु की ऊंचाई है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई से बड़ी है। जो वस्तु की ऊंचाई है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई से बड़ी है। इसका मतलब यही निकल के आता है। ठीक है, तो अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा है। ठीक है, जरा इसमें थर्ड की बात करते हैं। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए तो यहाँ पे बोलेंगे HI/HO बराबर 1 है। इसका मतलब है कि HI और HO आपस में बराबर है। मतलब ये है कि अगर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन 1 आ जाता है तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ये बात समझ में आ गई। तो हमें इतना ही कंसंट्रेट करना था। इसके बाद जब न्यूमेरिकल हम करते हैं या क्वेश्चन करते हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन कर ले जाते हैं। लेकिन कम से कम जितनी बातें आपको बताई गई हैं इन फॉर्मूले के बारे में, इसके मैग्निफिकेशन के बारे में और इसके साइन कन्वेंशन के बारे में, मतलब अगर इनमें से सारी बातें आपको याद हैं और सही से अप्लाई कर पाते हैं तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज़रा कॉपी करिए। हाँ जी, तो इसमें ना अपन क्या करते हैं कि इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।